हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। कुछ दिनों से ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मैगजीन्स पढ़ रहा हूँ, तो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ मीडिया आर्टिकल्स, मीडिया न्यूज़पेपर्स कि वो आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दे आर ट्राइंग एंड वो दे आर प्रिटेंडिंग कि हमारी इंडियन इकोनॉमी वी आर नॉट डूइंग गुड। इवन मैंने अभी कुछ एक पॉलिटिशियन देखा था, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने बाहर जाके ये बोला है कि हम लोग श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह हो रहे हैं, हमारे फॉरेन पॉलिसी में बहुत दिक्कतें हैं। इनफैक्ट नेगेटिव चीज़ें नंबर को घुमा फिरा के आपके सामने प्रेजेंट करी जा रही है। मेरे पास प्रूफ्स है, ठीक है। मैं आपको साथ में डिटेल में प्रूफ्स के साथ में बताने वाला हूँ कि जैसा आपको लगता है या जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आपको दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन में स्टिल, इवन इनफैक्ट जो एडवांस इकोनॉमी है वो भी इतना नहीं कर पा रही जितने अच्छे से हम मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। और जैसे ये सिचुएशन थोड़ी सी टेंस, माहौल शांत हो जाता है, यूक्रेन रशिया की वॉर सिचुएशन ठीक हो जाती है, वी विल बी इमर्जिंग एज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। देखो, सबसे पहली बात, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स देख रहा हूँ कि जहाँ पर इन्फ्लेशन को लेके बात की जा रही है, खासतौर से कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, जहाँ पे आपके सामने ये नंबर रिप्रेजेंट करा जा रहा है कि हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को दिखाया जा रहा है कि इट इज़ मोर देन 12%, 13%, 14%। पहले इन मीडिया हाउसेस से, जर्नलिस्ट, आई डोंट नो कैसे ये कहाँ से रिसर्च करते हैं, कितना पढ़ते हैं, और बेसिकली क्या है, ये नंबर को घुमा फिरा के आपके सामने थोड़ा डरावनी एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहते हैं। तो पहले इनसे लोगों से पूछना चाहिए कि हमारा जो बेंचमार्क है वो है क्या। अगर हमें इन्फ्लेशन को दिखाना है सामने, हमें ये जानना है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, महंगाई दर क्या हो रही है, तो WPI इन्फ्लेशन बेंचमार्क इंडेक्स नहीं है। ग्लोबल बेंचमार्क जो इंडेक्स है कि आपको महंगाई नापने के लिए, वो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में हमारा सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड होता है, जिसका 60% हमारा GDP का पार्ट है। तो WPI इन्फ्लेशन नंबर दिखाना पहले तो ये बंद कर दो, और आप लोग देखना बंद कर दो। WPI इन्फ्लेशन से ये बिल्कुल इसकी जो सैम्पलिंग होती है वो बहुत पुराने तरीके से होती है, और वो सही सैम्पलिंग नहीं होती है डेटा को लेके। तो WPI इन्फ्लेशन अगर 12-13% दिखाया जा रहा है, डबल डिजिट दिखाया जा रहा है, तो ये गलत है। हमारा तकरीबन, मैं बताऊं, नवंबर दिसंबर में 6% के करीब का इन्फ्लेशन का, आज बढ़ के 7.5% हो गया। बट आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने जो इतना सब्सटेंशियली इंक्रीज करा है, एडवांस इकोनॉमीज इससे ज़्यादा इंक्रीज करी है, वो भी नहीं मैनेज कर पा रही। आज सिचुएशन ही ऐसी है। आप अगर US की बात कर लीजिए सर, अगर US में एक एवरेज 2 से 3% का इन्फ्लेशन कंसिडर किया जाता है, लास्ट 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्फ्लेशन ने, और आज 8.5% है, हमसे भी ज़्यादा। और मैं पहले इन्फ्लेशन की बात करता हूँ, क्योंकि इन्फ्लेशन को लेके काफ़ी सारी बातें हो रही है। WPI इन्फ्लेशन आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन बल्कि आपका जो ग्लोबल बेंचमार्क इंडेक्स है वो है CPI, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। तो देखो, कहानी कुछ इस तरीके की, अगर आप इंडिया का देखेंगे, हमारा 6.95 से बढ़ के 7.79 हो गया है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का 8.3 है सर। 2 से 3% का उनका एवरेज है, और आज 8.3% है। यूनाइटेड किंगडम का 9% इन्फ्लेशन है सर, ठीक है। रसिया का 17% है, टर्की का 70% इन्फ्लेशन है, अर्जेंटीना 58% है। हम ऐसा इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। अभी आप में से कुछ लोग जो शायद सपोर्ट करेंगे इन चीज़ को लेके, या यहाँ पे बाकी काफ़ी सारी चीज़ें ये भी बोली जाती है, फॉरेक्स रिजर्व्स का क्या, फॉरेक्स रिजर्व भी तो खाली हो रहे हैं। हमारे फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन से नीचे चले गए। तो ये मत भूलो सर कि हमारा ऑल टाइम हाई से फॉरेक्स रिजर्व $642 बिलियन था, वहाँ से हमारा कम हुआ है। और जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, 2008 में भी हुआ था, 2015 में भी हुआ था, जब भी ऐसा सिचुएशन आती है, सरकार फॉरेन रिजर्व्स यूज़ करती है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हमारा अगर कोई भी पैसा देना है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है, क्रूड ऑयल का बिल पे करना है, वो हम फॉरेन रिजर्व से ही पे करेंगे। आज फॉरेक्स रिजर्व में, हालांकि ये बात शायद आपको मालूम है, नहीं मालूम है, इसके बारे में मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। हम लोग कर क्या रहे हैं, आपको शायद मालूम है, नहीं मालूम है, RBI इस समय भर भर के गोल्ड खरीद रही है। क्यों खरीद रही है गोल्ड? क्योंकि है क्या कि जो भी यूक्रेन और रसिया, देखो थोड़ा सा ना इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, बट बिलीव मी, अगर ये इस माहौल में आप ये चीज़ें पढ़ने लगोगे ना, तो आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम चलेगी, तो और आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन काफ़ी अच्छे तरीके से ले पाओगे। देखो, हुआ क्या है कि जितनी भी नॉर्मली कंट्रीज़ है, अपने जो फॉरेन रिजर्व्स रखती है, वो गोल्ड में, आपका डॉलर में, और IMF की कुछ 5 करेंसी है, बास्केट है, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ट्रेजरी बिल्स में,
बॉन्ड्स में, इसमें फॉरेन रिजर्व्स रखा जाता है। इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाकी कंट्रीज से छोड़ देते हैं। इंडिया में जो फॉरेन रिजर्व्स होता है उसका सबसे बड़ा जो पार्ट है, जिस एसेट में सबसे ज़्यादा रखा जाता है फॉरेन रिजर्व्स, वो डॉलर्स में होता है। अब ऐसे ही रसिया भी करता था, डॉलर्स में रखता था। लेकिन अभी जो यूक्रेन और रसिया की वॉर हुई थी, उस वॉर में क्या हुआ था कि यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए। अब देखो, ये जो फॉरेन रिजर्व्स रखे जाते हैं ना, मैं फॉरेन रिजर्व्स की बात भी अभी बात करूंगा, अभी फॉरेन रिजर्व्स की बात भी करूंगा, थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा। देन मैं आपको ये भी समझाने वाला हूँ कि मैं कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो फॉरेन रिजर्व्स की अगर मैं बात करूँ तो रसिया भी और इंडिया भी और बाकी कंट्रीज भी डॉलर में उनका ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इनके फॉरेन रिजर्व्स में। जो यूक्रेन और रसिया की वॉर हुई थी, अब ये क्या होता है, जो फॉरेन रिजर्व्स होता है ना, कंट्री अपने सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में नहीं रखती है। ये हर देश के, उनके पास जो हर देश मतलब अक्रॉस द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम्स में रखा जाता है, अलग अलग बैंक्स में रखा जाता है। अब जो यूक्रेन रसिया की वॉर हुई थी उस समय रसिया की जो करेंसी थी, मतलब फॉरेन रिजर्व्स थे जो यूएसए में थे, वहाँ पे सैंक्शन लगा दिए गए, उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। अब इसकी वजह से आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट तो नहीं मालूम है, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट था। अब जब ये सैंक्शंस लगाए गए जिसकी वजह से वो अपने फॉरेन रिजर्व्स यूज़ नहीं कर सकते, तो यानी इंटरेस्ट पेमेंट कहाँ से करेंगे, इसलिए वहाँ पे ये रसिया में सिचुएशन चल रही है और कि वहाँ पे महंगाई काफ़ी बढ़ रही है और बाकी चीज़ें हैं। तो अब इसकी बात से ना काफ़ी कंट्रीज को सबक मिल गया है कि भाई अगर ऐसा करना है ना, तो यूएसए हमेशा से डोमिनेट करने की कोशिश करता है चीज़ों को लेके। तो अगर आपको ये ख़त्म करना है तो आपको अपने फॉरेन रिजर्व्स को भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए आज आरबीआई, अगर आप शायद मैं यहाँ पे दिखा भी पाऊंगा, आरबीआई इस समय फॉरेन रिजर्व्स में काफ़ी सारा गोल्ड खरीद रही है, इसलिए ताकि जो फॉरेन रिजर्व्स में जो डॉलर की डेनोमिनेशंस है ना, वो कम हो सके। ये न्यूज़ बात में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अच्छी चीज़ें हम बताते नहीं हैं, मीडिया हाउसेस बताते नहीं हैं, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बताता है, और वो भी घुमा फिरा के। अब रही बात फॉरेन रिजर्व्स की, तो ये हमें ना मैक्सिमम पीरियड में है। तो देखो 2008 में भी हम ऑल टाइम हाई पे थे, 2008 में भी हम ऑल टाइम हाई पे थे जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और उसके बाद से फिर हमारा फॉरेन रिजर्व्स फिर कम हुआ था। तकरीबन उस समय हमारा 350 बिलियन डॉलर के आसपास का पहली बार फॉरेन रिजर्व्स बना था इतना। उसके बाद सीधा पहुंच के हम 250 के आसपास पहुंच गए थे, तो वहाँ पे भी कम हुआ था। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है फॉरेन रिजर्व्स यूज़ किया जाता है। आज हम 642 बिलियन डॉलर को टच करने के बाद, ऑल टाइम हाई टच करने के बाद, अब हम 600 की जो लाइन है उसको क्रॉस किया है। तो ये ऐसी कोई घबराने वाली बात और टेंशन की बात नहीं है कि फॉरेन रिजर्व्स कम हो गए। आप ही सोचना चाहिए आपको कि 2008 में हम 400 बिलियन डॉलर भी फॉरेन रिजर्व्स नहीं थे, आज हमारे 642 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व्स ऑल टाइम हाई होने के बाद नीचे पहुंचा है सर। और ये यूज़ करते हैं हम अपनी चीज़ों को संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो फॉरेन रिजर्व्स की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 2008 में इन्फ्लेशन, मैं सीपीआई की बात कर रहा हूँ, बाकियों की तरह मैं यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। 2008 में हम डबल डिजिट इन्फ्लेशन पे थे, 12% 13% का इन्फ्लेशन था, और रुपी तकरीबन 56% टूटा था, 56% डिवैल्यूड हुआ था अगर आप इसे यूएस डॉलर से कंपेयर करें। 2008 की बात है। लेकिन अब उसके बाद 2008 के बाद क्या हुआ आप सब जानते हो। 2008 के बाद आपके इन्वेस्टमेंट्स पे क्या हुआ, आपका पैसा डबल तो हुआ ही हुआ है। इवन इकोनॉमी भी कितनी जल्दी ग्रो करी है, सेंसेक्स और निफ्टी कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँचे, खैर ये दूसरी बात है। अच्छा, इसके अलावा एलपीजी को लेके काफ़ी बातें हो रही है। एलपीजी के नंबर भी दिखाता हूँ, ये इंडियन रुपीज़ में मैं आपको कन्वर्जन दिखा रहा हूँ। तो देखो भाई, एलपीजी की कहानी कुछ इस तरीके की, इंडिया में अगर अभी तो प्राइसेस कम हुए 200 रुपये और कम समथिंग, लेकिन इंडिया में अगर हमें यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, ये हम बात कर रहे हैं आपका इंडियन रुपी में लीटर में। एलपीजी की जो हम लीटर में बात कर रहे हैं, 1 लीटर के प्राइस के हिसाब से, तो इंडिया में 1 लीटर का हिसाब पड़ता है 2.68 रुपीज़ का। कनाडा में ये 77 है सर, स्पेन में ये 80 है, और भी कंट्रीज ले लीजिए, यूक्रेन में 93 है, ग्रीस में 91 है, फिजी में 90 है, और भी कंट्रीज ले लीजिए, इटली में 67 है। तो यहाँ पे भी नंबर्स में देखोगे तो एलपीजी में हम बहुत पीछे नहीं हैं। एलपीजी जो एक एसेंशियल कमोडिटी है हमारे लिए, जो इन्फ्लेशन को लेके काफ़ी इसकी बात की जाती है। और रही वीट की बात, तो सर यूक्रेन और रसिया की जो सिचुएशन हो रही है उसकी वजह से वीट के प्राइसेस, फूड ग्रेन के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, इसलिए फूड इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? यूक्रेन 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इन द वर्ल्ड, और उनकी सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होती है, 3रे नंबर पे जो एक्सपोर्ट होती है वो वीट होता है। अब वहाँ से बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन सप्लाई रुकी हुई है,
इस सप्लाई की वजह से इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो वहाँ यहाँ से ज़्यादा डिमांड है, और जो डोमेस्टिक कंजप्शन वो पूरी नहीं हो रही पड़ी, इस वजह से इंडियन वीट्स को एक्सपोर्ट को बैन किया गया। तो इसकी ये नेगेटिव बात नहीं है, हमें डोमेस्टिक कंजप्शन को कंप्लीट करना है। फूड ग्रेन प्राइसेस इसलिए ज़्यादा प्राइस बढ़ गए, ज़्यादा पैसे बढ़ गए हैं, इसके प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इस वजह से है। अभी जब सिचुएशन ठीक होगी ना, नॉर्मलाइज होगी, तो हमारे लिए फिर दोबारा वही सिचुएशन, वही सेम लेवल पे आ जाएंगे जो पहले था। अब इसके अलावा जो अगली बात होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है। इलेक्ट्रिसिटी के नंबर भी देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी के नंबर भी मैं आपको इंडियन रुपीज़ में दिखाता हूँ। इंडिया को आज पर किलोवाट आवर्स में जो केवी उसमें काउंट होती है आपकी 6 रुपये की पड़ती है सर, ठीक है। चाइना में 6.410 पड़ती है, 1 किलोवाट 6.410 पड़ती है। और बताता हूँ मैं आपको, ये और भी महंगी है, लाइक अभी देखो आप, इसके अलावा यूएसए में 12 पड़ती है, 12.37 पड़ती है 1 किलोवाट आपकी इलेक्ट्रिसिटी की अगर रिक्वायरमेंट है। और आप देखिए बाकी कंट्री, ग्रीस 15 है, यहाँ तक कि आपकी इटली में 17 है, और देखिए सबसे ज़्यादा जो डेनमार्क 26.798। यूएसए से भी काफ़ी बेटर कंडीशन में है इस इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए। तो कनाडा में ये 8.9 है, और इंडिया में इट इज़ नियर अबाउट 6, ठीक है। सबसे कम जो है वो है आपकी सूडान, लीबिया, ईरान, पैसा बहुत है उनके पास इसलिए। तो ये इतनी कोई, हम लोग बहुत ही बेटर कंडीशन में हैं। मैं ये बता रहा हूँ ना आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग ये बहुत बेटर कंडीशन में हैं। चीज़ों को आपको घुमा फिरा के सिर्फ नेगेटिव चीज़ें आप लोगों के सामने रखी जा रही है। WPI इन्फ्लेशन, कुछ पॉलिटिशियन बाहर जाके बोल देते हैं कि हम श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी सिचुएशन हो रही है। भाई हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं है, हमारे पास बहुत फॉरेन रिजर्व्स पड़े हैं, ठीक है, और हम बहुत बेटर कंडीशन में हैं, और हम अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर रहे हैं दूसरे देशों पे। आज रसिया से हम 1% से भी कम अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे अपनी डेली एसेंशियल रिक्वायरमेंट का, आज 17% से ऊपर है। तो जो ओपेक कंट्री की मनमानी चलती थी, वो अपनी मर्जी से दाम बढ़ाते थे, वो मनमानी ना चले आगे फ्यूचर में, हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल कम बने, एथेनॉल पे काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें करी जा रही है, जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट आपको आने वाले 4 से 5 सालों में मिलेगा। तो इसलिए इस समय आपको इन्वेस्टमेंट पे घबराने की जरूरत नहीं है। वॉलेटिलिटी रहेंगी, गिरेगा, पोर्टफोलियो गिरेगा, लेकिन ये टाइम है आपका बाइंग करने का। 2008 में भी सेम सिचुएशन था, इससे इवन इससे बदतर था। उसके बावजूद उसके बाद 2009 के बाद से जो हमने 2-3 साल जो रैली देखी है, वो उसके बाद ही देखी है। और ये सिचुएशन, दिस इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग राइट नाउ। और जितने भी अच्छी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, वो आपको अच्छे प्राइसेस में मिल रहे हैं। खैर मैं आपको अपना बताता हूँ, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि मैं एक एल्गोरिथम ट्रेडर हूँ। तो देखो मैं कौन कौन सी कंपनी में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो देखो मैं इसके लिए जो फिल्टर है ना, मैं सीधा आपको बताता हूँ। मेरे को देखने के लिए, लाइक यहाँ पे दिख रहा होगा भाई, मेरे कंपनियाँ तो बहुत सारी हैं, दोनों तरीके से बताता हूँ। अगर मुझे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले मैंने देखा कि भाई लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी कौन सी कंपनी है जिसका 15% से ऊपर है, कंसिस्टेंटली रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर है। दूसरा देखा सेल्स ग्रोथ, लास्ट 5 सालों से सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी की 10% से ऊपर होनी चाहिए। डेट टू इक्विटी इज लेस देन 2। भाई इस समय इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो रहे हैं, रेपो रेट्स बढ़ रहे हैं, लोन महंगा पड़ेगा, तो मैं चाहूँगा कि इसकी वजह से उन कंपनीज पे कोई इम्पैक्ट ना आए, कम आए, तो 2 से कम होना चाहिए डेट टू इक्विटी रेशियो। तो मैंने वो फिल्टर करा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से ज़्यादा, किसी जो लिक्विडेट हो सके आराम से, बिजनेस लिक्विडिटी कंडीशन अच्छी हो, मैंने उसको चूज़ किया। एंड देन कंसिस्टेंटली अर्निंग पर शेयर बढ़ना चाहिए क्वार्टर टू क्वार्टर, ये मेरा फिल्टर लगाया। इसकी वजह से तकरीबन 87 स्टॉक्स मेरे पास आ गए। मैं रिजल्ट में ये लिस्ट नाम दे दूँगा आपको, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन उसके बाद मैंने एल्गोरिथम पे रन करा। लाइक आपको मालूम है कि अल्फा के बारे में बात करते हैं कि भाई अगर मैंने एक क्राइटेरिया लिया कि लास्ट 55 डेज का, तो लास्ट 55 डेज में अगर निफ्टी 8.5%, 9%, 10% जितना भी गिरा है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम है, लेकिन उस समय में वो कौन से स्टॉक्स है जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, यानी अल्फा कितना जनरेट कर रहा है अगर इसे टेक्निकल डेफिनेशन में बोला जाए। और बीटा इज अ वॉलेटिलिटी, कम वॉलेटाइल हो, ठीक है। निफ्टी अगर 1% गिरे तो ये कम करना चाहिए, निफ्टी बढ़े तो ये ज़्यादा बढ़ना चाहिए, यानी वॉलेटिलिटी कम हो। और RSL यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर, जैसा मैंने बताया कि इन द लास्ट 55 डेज दो स्टॉक्स विच आर परफॉर्मिंग, आउट परफॉर्मिंग देयर इंडेक्स, देयर बेंचमार्क कंसिस्टेंटली फ्रॉम द लास्ट 55 डेज। और जिसका सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस होगा, मैंने वो स्टॉक्स चूज करे उसी लिस्ट में से जो मैंने फंडामेंटल लिस्ट दिखाई है। तो ऐसे कैसे ही मैं डाल दूँगा, जैसे मैं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, लाइक जैसे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड।
अब इसका RSL यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन 87 स्टॉक्स में से, और 1.21 है, 1.11 अल्फा है यानी अच्छा है, और बीटा वॉलेटिलिटी काफ़ी कम है। तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, ये मतलब मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि जिन जिन स्टॉक्स में मैं बाइंग करके चल रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसा ऐसा रेप्लिकेट करना वो आपकी चॉइस है, रिस्की हो सकता है, ये मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। TCI हो गया, शारदा क्रॉप हो गया, ये पूरी की पूरी लिस्ट किस तरीके से मैंने बनाई है वो मैंने आपको बता दिया प्रोसेस। ऐसे के ऐसे ही मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एक्सेल फॉर्मेट में, आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेना। फंड की बात रही तो फंड में मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई इस समय आपको लार्ज कैप कंपनी अच्छे भाव में मिल रही है, ठीक है। तो इस समय अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप फंड्स में करना है तो राइट टाइम है। अब आप पूछोगे कौन से फंड में करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी लार्ज कैप इक्विटी फंड है आप उसी में ऐड ऑन कर सकते हो। नहीं है आपके पास कोई भी लार्ज कैप फंड और आपको करना है, तो मैंने इसको पहले भी स्टडी किया है, पहले भी कई बार वीडियो बनाई है कि मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से एक्सिस ब्लू चिप और आपका कैनरा रोबो ब्लू चिप इक्विटी फंड जो है वो काफ़ी अच्छा फंड है। फंड कंसिस्टेंट है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी खासी ठीक ठाक रही है कंसिस्टेंटली ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे। तो उन दो फंड्स में ऐड ऑन कर सकते हो। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में काफ़ी सारे फंड्स हैं, हालांकि वो अभी यूएस वाला जो लिमिट है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से पराग पारिक और PGIM फ्लैक्सी कैप ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो इस समय अगर आप फंड में जा रहे हो, SIP कर रहे हो, एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हो और बढ़ाना भी चाहिए इनफैक्ट, तो लार्ज कैप कैटेगरी में बढ़ाओ। स्टॉक मार्केट में रखना चाहते हो, लॉन्ग टर्म का थोड़ा ड्यूरेशन है, 2 साल 3-4 साल 5 साल के लिए रखना चाहते हो, तो इस तरीके से ये फिल्टर मैंने बनाए। ये ऐसे के ऐसे लिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और क्यों डाल दूंगा मैंने बताया। देखो मेरे को इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे बहुत ज़्यादा इस पर बिलीव है, एंड आई बिलीव कि यहाँ से हम काफ़ी अच्छा करेंगे और कर भी रहे हैं, और हमारी कंडीशन बहुत अच्छी है। हम श्रीलंका और पाकिस्तान नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली वी आर सिटिंग एट अ वेरी गुड पोजिशन। तो ये जो न्यूज़ में चीज़ों को तोड़ मोड़ के बताई जा रही है, इन पे थोड़ा सा अपनी स्टडी भी करो, ठीक है। WPI इन्फ्लेशन से नहीं, CPI जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो मायने रखता है हमारे लिए, वही चीज़ें हमें देखनी चाहिए। और सब्सटेंशियली कितना इंक्रीज कराया हमने, और ये सिचुएशन सिर्फ हम नहीं फेस कर रहे, ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस कर रहे हैं, बट पूरी दुनिया में वी आर स्टिल इमर्जिंग कंट्रीज, वी आर स्टिल ग्रोइंग कंट्री, तो वी आर डूइंग वेरी गुड। और बहुत फ्रंट्स पे हम प्ले आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा आने वाले 2-3 सालों में आपको दिख जाएगा। आई होप इस वीडियो का जो मैसेज है वो आपको काफ़ी हद तक पहुंच गया होगा, और ये वीडियो आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। मैं सिर्फ इस वीडियो के थ्रू आपको एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाना चाहता था कि भाई वी आर सिटिंग इन अ वेरी गुड पोजीशन, और हमारी गवर्नेंस, हमारा मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आपको उस पर बिलीव करना चाहिए, और आप अपनी प्रोडक्टिविटी जो भी चल रही है, आपके कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वो कंटिन्यू कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।